हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो क्लास 8 के बच्चों से रिलेटेड रहेगी और इस वीडियो में मैं आपसे प्रैक्टिस पेपर जो टर्म फर्स्ट का है ना इंग्लिश का, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और ये आपका जो एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का रहेगा और 60 मार्क्स का रहेगा। इसमें ना 4 आपके पार्ट है, रीडिंग का, राइटिंग का, ग्रामर का और लिटरेचर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपसे रीडिंग को डिस्कस करेंगे। और रीडिंग में ना आपको जो पहला पैसेज दिया जाएगा उसमें से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। तो आप पैसेज को ध्यान से सुनिए और अपने आप आंसर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, एक राजा था, उसके दिमाग में ना कोई बात आई दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको 3 चीज़ें पता लग जाए। कौन कौन सी? दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीज़ें इस प्रकार थी। पहला, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई चीज़ शुरू करने का राइट टाइम क्या होगा। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उन्हें किन लोगों की सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सी इम्पोर्टेंट थिंग है जो उसे करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, इसलिए राजा ने क्या करा, मैसेंजर्स को भेजा। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और उसने वादा किया कि उसे लार्ज यानी कि ह्यूज यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। मैनी वाइस मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी बुद्धिमान जो व्यक्ति आए उन्होंने अपना आंसर जो है वो अलग दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बहुत ही सख्ती से पालन करें उसका। अब डियर स्टूडेंट्स, देखता हूँ कि आपको कितना समझ में आया है और आप कितना अच्छे से आंसर बताते हैं। पहले, हु आस्क्ड द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो है वो किसने पूछे थे, जल्दी बताओ। वाइसमैन ने, किंग ने, क्वीन ने या मिनिस्टर ने? तो जो बच्चे किंग बता रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। ठीक है, तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट है, हु डिड द किंग सेंड थ्रू आउट हिज किंगडम, जो किंग था ना उसने किसको पूरे राज्य में भेजा? बताओ, मैसेंजर्स को, मिनिस्टर को, वाइसमैन को, या अपने बेटे को? तो मैसेंजर्स को भेजा। ठीक है, जिन्होंने ए बोला वेरी गुड। आप अगर याद नहीं रख पाते ना तो आप पैसेज में से ढूंढ भी सकते हैं। ये देखो, सब आंसर पैसेज में लिखे होते हैं। ठीक है, और ये देखो, किंग ने सोचे थे 3 क्वेश्चन। ठीक है, सुन रहे हैं ना बच्चों? तो अगर हम पैसेज अच्छे से पढ़ते हैं तो पैसेज देखे बिना भी हम आंसर बता सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है, द किंग थॉट ही वुड नेवर डैश इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, तो राजा ने सोचा कि वो कभी डैश नहीं होगा अगर वह 3 चीज़ें जानता है। तो बताओ, फाइट, विन, फेल या वर्क। देखो, ये आप पूरी लाइन पैसेज में ढूंढ लो। वैसे तो आपको आंसर पता लग गया कि वो कभी फेल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना भी चाहता हूँ कि कैसे करना होता है। तो द किंग थॉट ही वुड नेवर, यहाँ ढूंढो कहाँ लिखा है। तो ये देखो, ये लिखा ही वुड नेवर, तो यहाँ फेल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फेल सी वर्ड आ गया। ठीक है, समझ में आ गई कैसे ढूंढना है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, द किंग प्रॉमिस्ड, राजा ने वादा किया, डैश टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। बताओ, किस चीज़ का वादा किया? उसने ये वादा किया था ना कि उसको लार्ज अमाउंट देगा। हाँ या ना? ये लिखा ना, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी। तो यहाँ पर ना ह्यूज लिख दिया। ह्यूज मतलब तो बहुत ज़्यादा। और देखो, लैंड की बात नहीं करी, गोल्ड की बात नहीं करी, थोड़ी मनी की बात नहीं करी, तो यही आएगा ना, डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड एश्योरेंस। एश्योरेंस का सेम मीनिंग क्या है? तो क्या है इसका? प्रॉमिस। ठीक है, आप देख लो पैसेज में यूज भी हुआ है प्रॉमिस। ठीक है ना, प्रॉमिसिंग मतलब एक तरह से विश्वास दिलाना पूरा। ठीक है, वायदा करना। ठीक है, अब आगे सुनो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो पहला पैसेज है वो बिल्कुल ठीक होगा।
हमें कोई 4 करनी थी इसमें से, मतलब 4 क्वेश्चन करने थे एग्ज़ाम में। अगर आप 5 कर देंगे तो शुरू के 4 ही चेक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जेलीफिश आर नॉट रियली फिश। ये कह रहे हैं कि जो जेलीफिश होते हैं ना वो वास्तव में फ़िश नहीं होती। दे हैव नो हार्ट, उसमें हार्ट नहीं होता। नो ब्रेन, दिमाग नहीं होता। नो किडनी, मतलब वृक्क नहीं होते, किडनी नहीं होती। नो लंग्स, जो फुफ्फुस है ना, फेफड़े, वो नहीं होते। और गिल्स, ना गलफड़े होते हैं। नो ब्लड, ना खून होता है। नन ऑफ द ऑर्गन वी थिंक आर नीडेड टू लिव। और कोई सा भी ऑर्गन जो है हमें सोचते हैं कि वी थिंक आर नीडेड टू लिव, मतलब हमारे विचार से कोई भी अंग जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और दे हैव अ माउथ, उनका जो माउथ होता है और टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। एक तरह से जो जाल होता है ना, जाल, वो टिश्यू विच डाइजेस्ट फूड, और इसमें टिश्यू पाए जाते हैं जो डाइजेस्ट करता है फूड को। और जो टेंटिकल्स है ना, जो जाल है, आर बॉडी पार्ट विच आर यूज बाय एनिमल टू फील। और टेंटिकल्स वो होता है जिससे वो जो है फील करते हैं, ठीक है। जो एनिमल है ना फील करते हैं वो होते हैं टेंटिकल्स। कैच अ प्रे, जिससे वो शिकार को पकड़ते हैं। और मूव, जिससे वो जाते हैं इधर से उधर। जेलीफिश लिव इन द सी, और ये सी में रहते हैं, सी में। एंड आर फाउंड इन ऑल ओशंस, जितने भी समुद्र सब में पाए जाते हैं। सम जेलीफिश लिव इन फ्रेश वाटर, कुछ जेलीफिश ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं। जेलीफिश आर मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, ये वाटर के बने होते हैं। एंड देयर इनसाइड पार्ट्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय अ थिन लेयर ऑफ स्किन, और इनके अंदर के पार्ट में एक पतली सी स्किन होती है। जेलीफिश लुक्स लाइक अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला की तरह दिखते हैं। अ ग्रुप ऑफ जेलीफिश इज कॉल्ड अ ब्लूम, और अगर बहुत सारी जेलीफिश हो जाती है ना तो उसको हम ब्लूम कहते हैं, स्वार्म कहते हैं, और स्नैक कहते हैं, ठीक है। जेलीफिश ईट्स, और पता है जेलीफिश क्या खाते हैं? ये खाते हैं प्लैंकटन। और सम सी टर्टल्स ईट जेलीफिश, और जो टर्टल्स होते हैं ना वो जेलीफिश को खाते हैं। अब देखते हैं हमने कितने अच्छे से समझा है। पहला है वाई आर जेलीफिश नॉट रियली फिश, मतलब जेलीफिश को हम रियली फिश क्यों नहीं मानते? बिकॉज दे हैव नो हार्ट एंड ब्रेन, क्योंकि इसका हार्ट और ब्रेन नहीं होता। बिकॉज दे हैव नो किडनी एंड लंग्स, क्योंकि इसकी किडनी और लंग्स भी नहीं होती। बिकॉज दे हैव नो ब्लड, क्योंकि इनका खून भी जो है इनमें नहीं होता। या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका डी। देखो हम जेलीफिश को इसलिए रियली फिश नहीं मानते क्योंकि इसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। फिर टेंटिकल्स आर यूज बाय जेली टू, बताओ जो टेंटिकल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया था उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? टेस्ट द वाटर, पानी का टेस्ट करने के लिए। फील, कैच और प्रे और मूव, महसूस करने के लिए, पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए या जाने के लिए। ब्रीथ ऑन लैंड, सांस लेने के लिए ज़मीन पर, या ब्रीथ इन वाटर, पानी में सांस लेने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? बी। मुझे पूरी उम्मीद है आपका ये सही होगा। पहले का डी, दूसरे का बी फॉर बॉल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर जेलीफिश मोस्टली मेड अप ऑफ। जो जेलीफिश है ना वो मोस्टली जो है वो किसके बने होते हैं? ब्लड के, स्किन एंड ब्लड के, वाटर के, या सेल एंड टिश्यूज़ के। तो आपको ये बता रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा, तो जेली जो है वो वाटर के बने होते हैं, ठीक है, वाटर के, ठीक है। आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं, ये देखो ये सब लिखा हुआ है। तो पैसेज होती है ना, तो पैसेज में से ढूंढ के लिखना होता है आपको, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि जेलीफिश आर ईटन बाय, देखो पैसिव फॉर्म है, तो ये नहीं बोला कि जेलीफिश क्या खाती है, ये लिखा है जेलीफिश आर ईटन बाय। जेलीफिश किसके द्वारा खाई जाती है? देखा ना, सी टर्टल्स ईट जेलीफिश, और जेलीफिश ईट प्लैंकटन। ये नहीं पूछा कि जेलीफिश क्या खाती है, यहाँ पैसिव फॉर्म यूज़ की गई है। तो जेलीफिश को किसके द्वारा खाया जाता है? तो सी टर्टल, इसका डी आंसर आएगा। देखा, अगर हमने हल्का सा भी ध्यान से ना पढ़ा तो हमारा गलत हो सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड क्लस्टर। कह रहे हैं जो क्लस्टर है ना इसका अपोजिट जो है ना आपको बताना क्या होता है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, लेयर होता है, इंसाइड होता है, या डाइजेस्ट होता है। देखिए क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ओके। अब उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम वैल्यू ट्री समझ लेते हैं। एक बात और बता दूं, देखिए जो सिलेबस के अंदर आपके पैराग्राफ और लेटर वगैरह बोलेंगे ना, नोटिस, वो जरूर कर लेना। ये तो आपके सैम्पल पेपर में ये भी आपको करने ही करने हैं, सुन रहे? एक बार वैल्यू ऑफ ट्रीज है,
तो इसमें मैंने लाइन्स लिखी हैं, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। दे आर लाइक सेंट, ये संतों की तरह हैं। दे लिव फॉर अदर, ये दूसरों के लिए जीते हैं, ठीक है। दे गिव फ्लावर्स, ये फूल देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट देते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। आप इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। दे मेक अवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, ये हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं। दे ब्रिंग रेन, ये बारिश लाते हैं। दे होल्ड सोइल, ये मिट्टी को पकड़ते हैं। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन, ये ना फुल स्टॉप जरूर लगाना, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। दे गिव कूल शेड, ये ठंडी छाया देते हैं। वी कैन गेट रेस्ट अंडर द कूल शेड, हम ठंडी छाया के नीचे आराम भी कर सकते हैं, ठीक है। दे आर द सोर्स ऑफ मेडिसिन, ये दवाइयों का स्रोत है, ठीक है, क्योंकि इनसे दवाइयाँ मिलती हैं हमें। दे आर द हाउस ऑफ मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये पक्षियों और जानवरों का घर है। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। एंड ग्रो मोर ट्रीज, और पेड़ों को उगाना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब उसके बाद नेक्स्ट है अर्थक्वेक, अ ग्रेट डिजास्टर। हमें अर्थक्वेक के बारे में यहाँ बताना है, जो एक बहुत बड़ी डिजास्टर है। अब डियर स्टूडेंट्स पैराग्राफ सुन लीजिए, आंसर सुनिए। अर्थक्वेक, अ ग्रेट डिजास्टर। सडन ट्रैमलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज अर्थक्वेक। जब अचानक धरती में ना कंपन पैदा हो जाता है, ठीक है, धरती के सरफेस पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। इट कैन ओरिजिनेट एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ, जो हमारी धरती है ना, उसकी किसी भी पॉइंट पर ये जो है ना पैदा हो सकता है। ये जैसे समुद्र के अंदर भी पैदा हो सकता है ये, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की, समझा भी रहा हूँ। इट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर, ये प्राकृतिक आपदा, मतलब इंसान के हाथ में नहीं है। वी कैन नॉट स्टॉप इट, हम इसे रोक नहीं सकते। बट वी कैन रिड्यूस द बैड इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को हम कम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजन, अर्थक्वेक पता है कौन कौन से कारणों से आता है। लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, अचानक जब ज्वालामुखी फट जाते हैं ना। आइस फॉल, बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ गिर जाते हैं। लैंडस्लाइड, जमीन अपनी जगह से सरक जाती है। या मूवमेंट ऑफ रॉक, चट्टानें हिल जाती हैं, एटसेट्रा। इन सब कारणों की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। आगे सुनिए। इट कैन कोज डैमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये मनुष्य की जो लाइफ है उसको भी डैमेज कर सकती है, ठीक है। रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ये जो रिक्टर स्केल है ना उसका प्रयोग किया जाता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, मतलब वो कितनी प्रभावी है ना उसको पता लगाने के लिए, ठीक है। मतलब अर्थक्वेक कितना ताकतवर है, रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम इसको प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं कि कब आएगा कब नहीं आएगा। वी शुड डू नॉट डू एनी वर्क इन पैनिक, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड, यहाँ पे हटा लो, वी शुड नॉट डू एनी वर्क, हमें कोई भी काम ना पैनिक में नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कवर अवर हेड, अपना सिर ढकना चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने लिखा है आपके लिए, और इतना बहुत होगा। अगर आप इसे ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट चीज़ देखिए। अब हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में ना आपसे बोला गया है कि आपको लेटर करना है इंडिपेंडेंस डे पर, या चौथे क्वेश्चन में आपको बोला गया आप नोटिस कर सकते हो। मतलब आपके एग्जाम में भी ऐसे आएगा, लेटर या नोटिस में से आपको एक करना होगा, कोई भी आप एक कर सकते हैं। अब सैम्पल पेपर में तो ये दे रखे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में और भी दे रखे हैं, मैंने आपको दिखा दिए थे अभी, ठीक है, तो वो कर लेना। अभी फिलहाल हम पहले इसको देखते हैं, इस लेटर को। इस लेटर में बोला गया कि आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, ठीक है, और उस इंडिपेंडेंस डे को जो आपने सेलिब्रेट किया अपने फ्रेंड को बताना, आपने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, और स्कूल के अंदर जो किया था ना वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ये मैंने ऐसे ही एड्रेस लिख दिया है, ठीक है, आइडिया देने के लिए। फिर आप डेट लिखेंगे, फिर डियर लिख के आपके फ्रेंड का नाम क्या यहाँ पर लिख दोगे, डियर राहुल, डियर मोहन, जो भी आपका फ्रेंड है, अमित जो भी है, ठीक है, हर्षित जो भी है, मतलब उसके हाय फ्रेंड, अपने दोस्त को बोल रहे हो आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, ठीक है, यहाँ कोमा लगा देना। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। फिर आप बोल रहे हो होप फॉर द सेम, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैं ठीक हूँ आप भी ठीक हो। यस्टरडे वी हैड इंडिपेंडेंस डे, कल हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे था। वी सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल विद अ पंप एंड शो, हमने बहुत मजे के साथ उसे मनाया इंडिपेंडेंस डे को। देयर वर लोड्स ऑफ डांस प्रोग्राम्स, बहुत सारे डांस प्रोग्राम हुए, एंड परेड भी हुई। दे कंडक्टेड रनिंग रेस, और उन्होंने रनिंग रेस भी करवाई, मतलब उन्होंने मतलब है स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसने लॉन्ग जंप भी करवाई, हाई जंप इवेंट्स भी करवाई।
आई पार्टिसिपेटेड इन द रनिंग रेस, मैंने रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया। सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन इट, मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फ्रेंड तुझे पता है प्रथम स्थान। प्रिंसिपल एडमायर्ड माई स्किल, प्रिंसिपल ने मेरी स्किल की तारीफ करी। इट वॉज अ वंडरफुल डे इन माई लाइफ, फ्रेंड तुझे पता है मेरी लाइफ का बहुत वंडरफुल टाइम था। और पे माई बेस्ट रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, अंकल और आंट को मेरा नमस्ते देना, प्यार देना, आशीर्वाद ताकि उनसे मिले। थैंक यू, यू आर लविंगली, तुम्हारा प्यारा। फ्रेंड नेम लिखना है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया है। आपका यूट्यूब चैनल एएससी स्टार्टर क्लास लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यू लॉस्ट योर वॉच, आपने अपनी घड़ी खो दी है। इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल, स्कूल के प्लेग्राउंड में। अब आपको नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड पर। ठीक है, स्कूल में जो नोटिस बोर्ड होता है ना उसमें लिखना है, और आपको बच्चों को बोलना है कि अगर मेरी घड़ी मिली है ना तो उसे सबमिट कर दें, और आपको उस नोटिस में नेसेसरी डिटेल बतानी है। डियर, दोनों में से आपको एक करना है, और नोटिस ये कंपलसरी नहीं है कि ये वाला आ जाएगा। आपको नोटिस 2-3 और का लेने हैं, और एक जो पैटर्न होता है ना जो वर्कशीट में आ रखा है तो वो वाला आप जरूर कर लेना। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट, हो सकता है आपको ब्लर नज़र आ रहा हो। आपको पता बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं। 23 वर्कशीट आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है डियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस नोटिस का आंसर करवा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कूल का नेम लिखना है, फिर आपको नोटिस लिखना है, हेडिंग डालें नोटिस की। फिर ये जो लोस्ट 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 है ये लिखोगे आप, बड़ा बड़ा लिखना, लोस्ट लोस्ट लोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे लोस्ट अ गोल्डन रिस्ट वॉच, आपकी जो है गोल्डन रिस्ट वॉच खो गई है। गोल्डन उसके डायल से, एंड गोल्डन यहाँ पे स्टील का लेना डियर, यहाँ स्टील है। ठीक है, ठीक है, ये स्टील, और स्टील चेन थी, स्टील की चेन थी, ऑफ टाटा कंपनी की थी। ठीक है, यहाँ तक पहले डिटेल दे दी। फिर ड्यूरिंग कब खोई, रिसेस पीरियड में खोई, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, ये क्वेश्चन में से था, ये हमने रिसेस पीरियड डाल दिया और ऐड कर दिया। इफ फाउंड, अगर मिले, प्लीज रिस्टोर, मतलब लौटा देना, टू द क्लास टीचर ऑफ 8th क्लास, 8th क्लास के टीचर को लौटा देना, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। फाइंड विल बी गिवन सुटेबल रिवॉर्ड, जिसको मिलेगा उसे गिफ्ट भी मिलेगा, इनाम मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट लिख के 8th लिख के यहाँ पे अपना नाम या अपना साइन कर देना यहाँ पर। ठीक है, और नोटिस को बॉक्स में बंद करना मत भूलना। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है केवल ये लिखा है क्योंकि मैंने लिखा ना, इसलिए मतलब जो भी है ना अपना नाम थोड़ा सा लिखा हुआ, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ ऊपर तक बॉक्स बंद कर देना है। सेक्शन सी आपको मैं करवा रहा हूँ, और ये ग्रामर से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर लिखा है रमन डैश टू चर्च एवरी डे। देखिए, जब एवरी डे आ जाता है तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ रमन लिखा है तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा गोज। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है। अगर यहाँ पर होता आई तो हम लगाते गो। ठीक है, तो अब आपका ये आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट है सपना। देखो ये टुमारो लिखा है, जब टुमारो लिखा आ जाए तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करना पड़ता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में ये रूल होता है डियर स्टूडेंट्स कि आई और वी के साथ हमें शैल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और बाकी जितने भी हैं सब ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ हमें जो है विल लगाना होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ टुमारो लिखा है और विल एक ही बार लिखा है, तो ये आंसर इसका आ गया थर्ड। सपना विल कम टू द पार्टी टुमारो, मतलब सपना कल पार्टी में आएगी। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है कार्तिक डैश हिज प्रोजेक्ट येट। देखो जो येट है ना, येट कंप्लीटनेस के लिए बताते हैं कि अभी भी। ठीक है, तो अगर नोट के लिए ज़्यादातर नेगेटिव में आता है कि अभी भी नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीट काम नहीं हुआ है। और जब येट जैसी कोई चीज़ आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ जब येट आ जाए तो आपको याद रखना है हैज़ या हैव लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हैज़ कब लगता है? ही, शी, इट और नेम के साथ हैज़ लगता है। आई, वी, दे, यू के साथ हैव लगता है। तो कार्तिक एक सिमिलर है और सिमिलर के साथ हैज लगेगा, तो इसका आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, जो भी वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। करण डैश इज फादर, ये समझ में आ गया आपको। फिर आगे करण डैश इज फादर्स कार while his son own car is in the workshop। देखो यहाँ जबकि बता रहे हैं और है प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है, तो जब इस लगा दिया प्रेजेंट में यूज हो रहा है तो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो करण अब एक जना है, सिंगुलर है, तो ये भी नहीं ले सकता। तो करण इज ड्राइविंग हिज फादर्स कार while his own car is in the workshop। करण जो अपने पापा की कार जो है वो चला रहा है, जबकि उसकी जो कार है वो वर्कशॉप में है। समझ में आ गया? आप सेंटेंस से ही पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ फिल करनी है। इसे बिल्कुल आराम से सिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से लर्न कर पाएँ। रमन एंड सपना डैश इन कलकत्ता दिस मंथ। तो रमन एंड सपना दो जने हैं, जब दो जने तो ये प्लूरल हो गए, और जब प्लूरल हो गए तो यहाँ पर हैज और वाज का काम नहीं है। और यहाँ दिस लिखा है, ठीक है, दिस मतलब प्रेजेंट को बताता है, प्रेजेंट टेंस को बताता है, तो यह हैड का भी काम नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पर? आर वर्किंग। रमन एंड सपना आर वर्किंग इन कैलकाटा दिस मंथ। ठीक है, इस महीने जो वो कलकत्ता में जो है ना वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पांचवा क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। थोड़ा आपको हो सकता है गले की आवाज़ चेंज लगी है, क्योंकि इस समय बहुत सारी वीडियोस बनाकर जो है गला काफ़ी जो है इस समय टायर्ड हो चुका है। ठीक है डियर, फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो आपके एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएंगी, तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये मत सोचना आप यही करेंगे, ये केवल एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको दी गई है। तो चलो इसके आंसर करते हैं। बाय लिखा है तो सिंपल पास क्या होगा? BOUGST, बॉट। देखो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। ठीक है डियर, चूज, चोज, तो जो थर्ड वाला है इसमें आएगा चोजन, CHOSEN। ठीक है, और यहाँ रोट और ये रिटर्न लिखा है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? राइट, WRITE, राइट। ऐसे यानी कि ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक। थर्ड होगी ड्रंक, रिंग, रैंग, और थर्ड क्या हो जाएगी? रंग। ठीक है डियर, तो इस तरीके से मैंने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बता दिया है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे लीजिए, और जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। बच्चों अब सातवां क्वेश्चन है, कंजक्शन है। और ये जो कंजक्शन है ना, ये वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो माई कार हैज़ अ रेडियो, मेरी कार में रेडियो है, डैश अ CD प्लेयर। और बट आएगा, बट लेकिन CD प्लेयर है, या CD प्लेयर है एंड। तो यहाँ पर अपनी कार के बारे में बता रहा है, तो जाहिर सी बात है ये और बता रहा होगा कि मेरे पास मेरी कार है, उसमें रेडियो है और एक CD प्लेयर है। ठीक है, तो यहाँ बट और का यूज़ नहीं हो रहा। सेंटेंस को पढ़ के पता लगेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, जैसे आइदर आ जाता है तो बाद वाले में और ही आएगा, नीदर आ जाता है, कुछ फॉर्मूले हैं।
जैसे नीदर आ जाएगा तो वहां पे बाद वाले में नोर आएगा, सुन रहे हैं। ऐसे सूना लिखा आ गया तो बाद वाले में देन आएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, सुमन वांटेड टू ड्राइव टू कलकत्ता। सुमन जो है वो ड्राइव करके जाना चाहते हैं कलकत्ता में। डैश भरत इंसिस्टेड दैट दे फ्लाई। लेकिन जो भरत है उसने जोर डाला कि वो फ्लाई मतलब एरोप्लेन से जाएंगे। तो यहाँ बट आएगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि एक का विचार अलग है दूसरे का विचार अलग है तो वहाँ लेकिन लगाया जाएगा। सुमन वांटेड टू ड्राइव टू कलकत्ता, ठीक है, बट भरत इंसिस्टेड दैट दे फ्लाई, की भरत ने जोर डाला कि भाई फ्लाइट पे चलेंगे। ठीक है, तो ब्यूटी बट आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। मुझे हाइट से डर लगता है। डैश आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग। देखो मुझे हाइट से डर लगता है लेकिन मतलब हालांकि आई अप्रिशिएट, क्योंकि मैं उसकी तारीफ करता हूँ जब टॉप बिल्डिंग से नीचे की और देखो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो येट क्या आएगा, येट। तो ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, माई ब्रदर हैज़ टू गो टू वर्क एट 6। जो मेरा भाई है ना उसे काम करने के लिए 6 बजे जाना पड़ता है, सुबह 6 बजे। ठीक है, और आगे डैश ही वेकिंग अप एट 4, इसलिए वो 4 बजे उठता है, तो इसलिए आ गया। तो यहाँ पर आएगा सो। सो मतलब होता है इसलिए, बट मतलब होता है लेकिन। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक दैट करेक्ट मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल्स। आपको खालिस्तान भरने हैं करेक्ट मॉडल के साथ। तो यू डैश टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। देखो आपको जो है ना मीटिंग के लिए कल जाना है, ठीक है, मुंबई जाना है। तो जब हमें कोई काम ऐसा जो हम ना चाहते हुए करना पड़े या मजबूरी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम हैव लगाते हैं। लेकिन ये टुमारो आ गया मतलब कल जाएंगे, फ्यूचर आ गया तो यहाँ पर फ्यूचर वाला लगेगा। तो यहाँ पर आएगा यू विल हैव टू। ठीक है, जब हमें कोई काम जरूरी करना ही पड़ता है तो वहाँ पे हैव टू यूज़ करते हैं, हैज़ टू यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो फ्यूचर में होगा तो वहाँ पर हमें विल या शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। यू के साथ विल लगता है तो विल आएगा। अगर यहाँ आई होता तो हम शैल हैव लगा देते। टू तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई। इसमें विल हैव, शुड मतलब होता है चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए का तो सेंस बन ही नहीं रहा। नेक्स्ट है इफ यू स्टेड हेयर। अगर तुम यहाँ रुकोगे, देखो एक बात सुनो, यहाँ पर स्टेड लिखा है पास्ट में। यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम। ठीक है, इफ यू स्टेड हियर, अगर तुम यहाँ रुकते हो, पर यहाँ पर एक तरह से टेंस को ही आप देखो, यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम, तो यहाँ पर नहीं फेस करोगे क्योंकि पास्ट है। ठीक है, और तो यहाँ पर चाहिए वाली बात नहीं आ रही कि आप नहीं चाहिए प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए, यहाँ आ रहा है होगा। तो यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम मतलब आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ठीक है, तो WOULD लगाएंगे वुड। ठीक है, अगर जैसे तुम यहाँ रुके तो तुम जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ठीक है डियर। उसके बाद तो ये समझ गया, यहाँ पे वुड लगाएंगे। तो ये कह रहा है डैश यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। देखो ये लिखा है प्रेजेंट में लिखा है और ये पूछ रहा है कि क्या, और ये प्लीज लगा दिया। तो कुड यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस बॉक्स को उठाने में। तो जब प्लीज लगा रहे तो आप कुड का यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरीके से जब हेल्प लगाते हैं तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे आप प्लीज़ एक तरह से रिक्वेस्ट का सेंस ना होता, ठीक है, तो हम उससे अगर पूछ रहे थे तो कैन भी लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड आएगा। फिर नेक्स्ट है ही केम हियर सो दैट ही डैश मीट हिज चाइल्ड। वो यहाँ पर आया था, सो दैट आ गया। ठीक है, ताकि
ही मीट हिज चाइल्ड, वो अपने बच्चे से मिल सके। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना पास्ट में है, और तो यहाँ पर शायद मतलब जो प्रोबेबिलिटी है या जो पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत कम होती है ना, तो वहाँ पर हम माइट लगाते हैं। तो ही केम हेयर सो दैट ही माइट मीट हिज चाइल्ड, कि वो अपने बेटे से या अपने बच्चे से मिल सके, वह इसलिए आया था। ठीक है, तो यहाँ आएगा माइट। स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पैसे दे रखी है, इसको पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको इन तीनों में से 2 करने हैं। यहाँ बताया गया कि 13 ईयर ओल्ड मैग्ना है was swept away along with her parents, वो बह जाती है अपने माता पिता के साथ, एंड 77 अदर पीपल, और 77 लोग दूसरे होते हैं उनके साथ बह जाती हैं। शी स्पेंड 2 days, वो 2 दिन बिताती है फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैर के, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, दरवाजे को पकड़ लेती है क्योंकि दरवाजा जो है लकड़ी का है और लकड़ी का दरवाजा तैरता है इसलिए। और 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने हेलीकॉप्टर को देखा जो उसके ऊपर से निकल जाता है, बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय अ वेव, और वो पता है किनारे पर कैसे आई, एक लहर उठी जो उसको किनारे पर ले आई, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर उसने अपने आप को जहाँ सी शोर है ना वहाँ पर पाया, और वहाँ पर फिर वो आगे बढ़ती चली गई। और ये जो डेज है ना इसका मतलब था अचंभे में, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, और समुद्र के किनारे किनारे चली जा रही थी। अब इसका पहला है मेघना वाज सट अवे बाय, जो मेघना है ना वो सट अवे मतलब बह गई थी, किसके द्वारा बह गई थी, तो आपको इसमें लिखना है हाई सी वेव, मतलब जो अगर आप सी वेव भी लिख देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, अगर आप हाई सी वेव लिखेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, अगर आप वेव्स लिख देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, अगर आप वेव लिख देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हाई सी वेव, WAVE वेव, ऐसे लगा देना वेव्स। उसके बाद नेक्स्ट है द रिलीफ हेलीकॉप्टर हॉवर्ड ओवर द सी अबाउट, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है ना वो मतलब कितनी बार लगभग जो उसके ऊपर मंडराता रहा, तो यहाँ पे 11 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा है। देखो अगर आप बुक की पैसेज अच्छे से करना चाहते हो तो चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़िए कि लाइन का मीनिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा था ना ओवरहेड से 11 टाइम्स, तो या तो आप 11 टाइम्स ये लिख दो या ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर मेघना टुक द सपोर्ट ऑफ अ डैश, मतलब उसने किसका सपोर्ट लिया था, वाइल फ्लोटिंग इन द सी, जब वो समुद्र में तैर रही थी, तो उसको जो है एक वुडन डोर मिल गया था, तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, अ वुडन डोर, अ वुडन डोर, DORR। फिर उसके बाद 10th क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर आपको बोला गया इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। वैन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट करेंगे, क्वेश्चन और इसके आंसर 1 by 1। तो पहला क्वेश्चन है इन द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट, जो एंट और जो क्रिकेट पोएम है, द क्रिकेट सेज, क्रिकेट कहता है, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अरे मेरा अब क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, ये उसने कब कहा, एंड वाई, और क्यों कहा। देखिए अब जानते हैं कि सर्दी आ गई थी ना इसलिए उसने कहा, और क्यों कहा, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंसर देखो, देखिए आंसर, ही सैड दिस व्हेन द विंटर हैड अराइव्ड, उसने कब कहा था, जब सर्दी आ गई थी, बट हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, लेकिन उसका जो कबर्ड था वो एम्प्टी था। और फिर बिकॉज वाला आंसर है, ही कुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्रम, ही वंडर्ड, वो हैरान था, दैट इट वॉज गेटिंग कोल्ड, कि सर्दी आ रही है,
एंड ही हैड नथिंग टू ईट, और उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। क्लियर हो गया पहले वाला, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका आंसर समझेंगे। देखिए सेकंड है, वाई द पोएम इज टाइटल्ड ज्योग्राफी लेसन। पोएम का जो नाम है ना वो ज्योग्राफी लेसन क्यों रखा गया? आप बता सकते हैं, बिकॉज इट शोज द डेमोग्राफिक्स ऑफ अ सिटी। वो सिटी का पूरा डेमोग्राफिक बताती है, और इसमें यह भी कि पीपल जो है ना वो लैंड को डिवाइड कर लेते हैं और नफरत करते हैं। हालांकि वो पूरी एक ही है, ज्योग्राफी में जो भी धरती वो एक ही है। और आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि इस ये पूरी जो स्टेंजा है वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, इसलिए जो है इसका नाम जो है ज्योग्राफी रखा गया है। बाकी ये आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, इन द रेफरेंस ऑफ द चैप्टर। आपको चैप्टर जो सुनामी दे रखा है ना उसके रेफरेंस में बताना है कि हाउ आर मेघना एंड अल्मस स्टोरी सिमिलर। अल्मस और मेघना की जो स्टोरी है वो सिमिलर कैसे है? तो आप लिखेंगे मेघना एंड अल्तमस, ये टी हटा देना। मेघना एंड अल्मस स्टोरी आर सिमिलर बिकॉज दे वर इग्नोर्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर। जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है ना, दोनों को ही रिलीफ हेलीकॉप्टर ने इग्नोर कर दिया था मैनी टाइम्स, बहुत बार, एंड हैड फ्लोटेड ऑन लॉग ऑफ वुड, और दोनों के दोनों लकड़ी पर तैर रहे थे, ठीक है। एंड हैड आल्सो लॉस्ट देयर पेरेंट्स, और दोनों ने ही अपने पेरेंट्स खो दिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी? विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? डिस्क्राइब इट। ये कह रहे हैं कि दो डिफरेंट आइडियाज जो है वो कौन से हैं कि जो एनिमल्स है ना वो बहुत कम मारे गए थे सुनामी में। दो विचार कौन से हैं और आप किस पर बिलीव करते हैं? विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, आप किस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं? तो कह रहा है उसको डिस्क्राइब कीजिए। देखिए दो विचार हैं। द टू डिफरेंट आइडियाज आर, देखो पहला आइडिया क्या है, पहला क्या कहता है, द एनिमल पोजेसेस द सिक्स सेंस। एक आइडिया, कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल्स में ना सिक्स सेंस होते हैं, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और वो जानते हैं कि धरती कब हिलने वाली है, ठीक है। और मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पहले से पता लगा लेते हैं यहाँ, क्योंकि सुनामी है तो इसलिए मैंने उसके रेफरेंस में आंसर दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं द एनिमल पोजेसेस मोर एक्यूट हियरिंग विच हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। तो मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एनिमल्स है उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो सुन पाते हैं और महसूस कर पाते हैं वाइब्रेशन को धरती के। तो आपसे पूछा कि आप किस पर बिलीव करते हैं, बताओ। तो आई बिलीव दे पोजेसेस एक्यूट हियरिंग। मैं मानता हूँ कि उनके पास एक्यूट हियरिंग है, मतलब वो छोटी सी आवाज़ को भी वो सुन सकते हैं, जिसकी वजह से वो महसूस कर पाते हैं अर्थ का वाइब्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। 5वें क्वेश्चन बोला गया है कि इन द पोएम ज्योग्राफी लेसन व्हाट डिड द पोइट केम टू नो व्हेन हिज जेट रीच्ड एट 10,000 फीट। ये कह रहा है कि जब ज्योग्राफी लेसन में जब पोइट 10,000 फीट पर पहुंच जाता है तो उसे क्या चीज़ पता लग जाती है, ठीक है। तो आपको ये बताना, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। जब वो ऊपर जाता है क्या दिखता है? फ्रॉम द हाइट ऑफ 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, जब धरती से 10,000 फीट पर होता है तो द अर्थ सिटीज़ वर फाउंड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मतलब जो सिटीज़ हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, एंड लिटिल अबव द रिवर लेवल, और नदी के लेवल से थोड़ा ऊपर बसी हुई हैं। इन वैली देयर वर मैनी पॉपुलेशन, और वैली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो पोइट्स ये जानता है, मतलब ये जान जाता है वाई द वैली वर पॉपुलेटेड, कि वैली क्यों पॉपुलेटेड है, या सिटी जो है वो रिवर के किनारे क्यों बसी हुई हैं, ठीक है।
आप इसमें और ऐड करना चाहें तो आप और ऐड कर सकते हैं। एंड वाई सिटीज़ आर, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लोकेटेड नियर द रिवर साइड, नियर द रिवर साइड। तो ये था पूरा पेपर। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।